जल्दी बताओ तो। थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे हम लोग? बताओ फटाफट जल्दी से। तुम करना है। एंथैल्पी बताए थे सर। एंथैल्पी। एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का रिलेशन किए थे हम लोग। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। यस सर। चलो, अब ये भी बताए थे एंथैल्पी जो एक स्टेट फंक्शन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, स्टेट फंक्शन है तो वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। एंथैल्पी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस जो होता है वो जीरो होता है। एंथैल्पी एक डेल्टा एच जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये सब बता चुके हैं ना। डेल्टा एच यस सर। साइक्लिक प्रोसेस का डेल्टा एच क्या होगा? जीरो। दूसरा, डेल्टा एच जो है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, और डेल्टा एच जब भी निकालना है किसी भी सब्सटेंस का तो ये डेल्टा एच क्या होता है? डेट इज इक्वल टू एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी। अब यहाँ पे एक्चुअली हम लोग देख रहे हैं एच को जो है हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एच इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, एंथैल्पी इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो रिलेशन क्या है देखो यहाँ पे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। ये रिलेशन होता है ना, बताओ। डेल्टा पीवी, बोलो। अब यहाँ पे अगर इस रिलेशन को अगर हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो देखो क्या रिलेशन हो जाएगा। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू और प्लस डेल्टा पी वी को पी इंटू डेल्टा वी हो गया। ठीक है, ये कांस्टेंट प्रेशर पे ही हो गया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या है रिलेशन, याद है? मैथमेटिकल रिलेशन, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू था ये रिलेशन। क्यू, यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू था ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म जो था। यस तो उसमें सब जगह हम लोग डेल्टा लगा दिए, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा स्मॉल चेंज लिख दिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखना, ये जो आ रहा है हमारा यहाँ से डेल्टा यू आ गया इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा वी। ठीक है, अब ये वर्क डन, वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस पी इंटू डेल्टा वी लिख सकते हैं, वर्क डन का जो फॉर्मूला है। यस तो यहाँ पे देखना, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दो ये किस फॉर्म में आ गया, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इसको डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी लिख सकते हैं, बोलो। यस ये इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं, ये इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेते हैं। दिख रहा है सब सपना सबको? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। अब यहाँ देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो इन दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, फ्रॉम 1 एंड 2। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा क्यू। हाँ, ये देखो दोनों में डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी आ गया, इधर भी डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा, इसका मतलब डेल्टा एच जो है ये किसके इक्वल है? डेल्टा क्यू के इक्वल है। और ये डेल्टा क्यू कब हम लोग लिख रहे हैं? जब प्रेशर क्या है? जब कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसलिए डेल्टा एच इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा? चेंज इन हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्यू पी क्या डिनोट कर रहा है? या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, डी एच इज इक्वल टू स्मॉल चेंज के लिए डी एच इज इक्वल टू डी क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये क्यूपी का मतलब क्या हुआ? डेल्टा क्यूपी, चेंज इन हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर।
ठीक है। अब तुम लोग ध्यान देना, जहां पे तुम लोग को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सॉरी, हीट कैपेसिटी वाला फैक्टर बताए थे, हीट कैपेसिटी को दो टर्म में हम लोग लिखते हैं, एक सीपी होता है, एक सीवी होता है। सीपी वाला कब यूज करेंगे? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और सीवी कब यूज करते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। वॉल्यूम। ठीक है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्यू का फॉर्मूला तुम लोग को बताए थे ना, डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या आता था? अगर मोलर हीट कैपेसिटी के टर्म में हम लोग बात करेंगे, तो मोलर हीट कैपेसिटी में क्या आता था फॉर्मूला? एन सी इंटू डेल्टा टी होता था। Yes. बोलो। मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला यही था ना, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन इंटू नंबर ऑफ मोल्स हो गया, ये सी हो गया क्या? मोलर हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी। अब इसी को अगर हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे अगर लिखोगे, तो कांस्टेंट प्रेशर क्यू क्यूपी है। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर लिखेंगे तो सी के जगह पे हम लोग कौन सा वैल्यू यूज करेंगे, सीपी या सीवी? बताओ। सी सीपी। सीपी, कांस्टेंट प्रेशर पे लिख रहे हैं तो सीपी आ गया। तो क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर क्या आ गया? एन सीपी डेल्टा टी। तो ये ध्यान रखना। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि एंथैल्पी का फर्स्ट लॉ से रिलेट करके फिर हम लोग हीट के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या आ गया? एन सीपी डेल्टा टी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी। और ये सीपी क्या हो गया? ये है मोलर हीट कैपेसिटी, ये ध्यान रखना, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। बात समझ में आया? Yes. Yes, sir. चलो, अब इसी तरह देखो, ये जैसे हम लोग डेल्टा एच का निकाले, उसी तरह डेल्टा यू का भी निकाल सकते हैं, इंटरनल एनर्जी का। इंटरनल एनर्जी का तो तुम लोग ऐसे भी देखे होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट जो है हमारा क्या है? डेल्टा यू इज इक्वल टू, ये है ना, फर्स्ट लॉ से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस Delta W. डेल्टा डब्ल्यू। अब वर्क डन को हम लोग लिख सकते हैं, देखो, डेल्टा क्यू माइनस पी डेल्टा वी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। Yes, sir. अब इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो, इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है? वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब डेल्टा वी का वैल्यू हो गया जीरो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा। Yes, sir. तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? डेल्टा क्यू के बराबर हो गया। Yes, sir. ये कब हुआ? जब वॉल्यूम क्या है हमारा? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा क्यू का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन। यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, अब क्या आ जाएगा? सीपी आएगा या सीवी आएगा? CV. सीवी। तो ये क्या आ गया? एन सीवी डेल्टा टी हो गया। हीट, हम लोग चेंज इन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो गया? एन सीवी डेल्टा टी। मतलब डेल्टा यू जो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, वो उसको हम लोग दूसरे टर्म में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन सीवी डेल्टा टी, या फिर चेंज इन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिख सकते हैं या नहीं, बताओ। Yes, sir. तो ये सीवी क्या हो गया यहाँ पे? ये है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, चेंज इन एंथैल्पी हो गया एनसीपी डेल्टा टी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया एनसीवी डेल्टा टी। इन दोनों का हम लोग रिलेशन कहाँ से निकाले? फर्स्ट लॉ से। जब उसको हम लोग फर्स्ट लॉ के टर्म्स में जब रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये एक डेल्टा एच और डेल्टा यू का अलग रिलेशन आता है फर्स्ट लॉ से रिलेट करने के बाद।
एक्चुअली यहाँ पे ध्यान देना, सीपी और सीवी जो है ना, इसका फॉर्मूला होता है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में होता है। ये चीज तुम लोग फिजिक्स में जब थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे ना, वहां पे डिटेल में बताया जाएगा। यहाँ पे जस्ट हम लिखा देते हैं वो वैल्यू, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम वो सब के फिजिक्स का पार्ट है जहाँ पे डिटेल में बताया जाता है, तो फिजिक्स में बताया जाएगा। जैसे यहाँ पे सिर्फ उसका वैल्यूज यूज होता है, तो वो हम लोग डायरेक्ट याद कर लेंगे, ठीक है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्चुअली होता क्या है कि वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के रेस्पेक्ट में हम लोग मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं ना, वो बताते हैं कि कितनी आसानी से वो रोटेट कर सकता है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली वो डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू जो आता है वो कहाँ से आता है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स इन ए मॉलिक्यूल, ठीक है। किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर सारे पॉइंट्स को अगर लोकेट करना है तो या डिफाइन करना है, तो कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स का जरूरत पड़ता है, वो वही डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो वो सारा चीज वहां पे डिटेल में फिजिक्स में बताया जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे उसके वैल्यूज का जरूरत पड़ता है, तो वो सारा कौन कौन सा वैल्यूज होगा वो बस ध्यान में रखो, ठीक है। वो हम लिखा दे रहे हैं। तो जैसे यहाँ देखो, जैसे सीपी और सीवी का एक फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में। तो सीवी का फॉर्मूला जो होता है ये होता है F/2R, ठीक है। और सीपी जो होता है ये है F/2 + 1 × R, ठीक है। CV इज इक्वल टू F/2R और सीपी हो गया F/2 + 1 × R। और यहाँ पे F क्या है, यही होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हर एक गैस का ये डिपेंडिंग ऑन कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसमें, हर एक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग होता है। मतलब कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। एक्स एक्स कितने नंबर ऑफ एक्सिस चाहिए, कोऑर्डिनेट मतलब एक्सिस बोल सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, उस मॉलिक्यूल को डिफाइन करने के लिए। तो ये एफ का जो वैल्यू है ना, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन एटॉमिसिटी ऑफ गैसेस, एटॉमी, ये फिजिक्स में बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जस्ट हम लोग उसका वैल्यू यूज करते हैं, एटॉमिसिटी ऑफ गैसेस। तो डायरेक्टली ये याद रखना, एफ का वैल्यू एटॉमिसिटी ऑफ गैसेस पे डिपेंड करता है। अगर कोई भी मोनो एटॉमिक गैस होगा, ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस समझते हो ना तुम लोग। यस सर। मोनो एटॉमिक मतलब सिर्फ एक ही एटम होगा उसके अंदर, उस गैस के अंदर, ठीक है, सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट होगा। तो मोनो एटॉमिक गैसेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है उसका 3 होता है, एफ का वैल्यू 3 लेना है। मोनो एटॉमिक गैसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे सारे नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारे मोनो एटॉमिक है ना। यस सर। तो इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ का वैल्यू कितना लेना है तुमको, 3, ठीक है। डाई एटॉमिक गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हाँ, तो डाई एटॉमिक गैसेस हो गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, O2, N2, ये सारे गैसेस, तो इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम लेना है तुमको 5, N2, O2, ये सारे गैसेस जो हैं डाई एटॉमिक गैसेस, इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। ट्राई एटॉमिक, ठीक है, ट्राई एटॉमिक, जैसे ट्राई एटॉमिक में लीनियर गैसेस, ठीक है, तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हो, ट्राई उसमें लीनियर ज्योमेट्री पढ़ चुके होगे ना, शेप क्या होता है मॉलिक्यूल का। यस सर। तो ट्राई एटॉमिक अगर 3 एटम हैं उसमें प्रेजेंट, ठीक है, और अगर वो लीनियर मॉलिक्यूल है तो उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है ये हमको एफ का वैल्यू 5 लेना है। फॉर एग्जांपल CO2, CO2 क्या है, ट्राइटोमिक गैस है और लीनियर है या नहीं। यस CO2 सर। का शेप जो होता है ये लीनियर शेप होता है। तो ट्राइटोमिक लीनियर मॉलिक्यूल है तो इनको हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 ही लेना है। लेकिन ट्राई एटॉमिक में अगर नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको लेना है 6, ठीक है। नॉन लीनियर में जैसे O3 आ जाएगा, ओजोन, ओजोन गैस नॉन लीनियर होता है ना, यस सर। ओजोन हो गया। जैसे H2O हो गया, वाटर वेपर, जब वो वाटर जो है जब गैसियस फॉर्म में रहेगा तो उस समय ये नॉन लीनियर होगा। तो ये इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्राई एटॉमिक में ध्यान रखना, अगर वो लीनियर है तो CO2 है तो उसका 5 लोगे, और नॉन लीनियर है O3 है, H2O है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ का वैल्यू 6 लेना है। ठीक है, तो ये बस एफ का वैल्यू तुम लोग ध्यान रखना कि अलग अलग गैसेस के लिए ये डिपेंड करता है एटॉमिसिटी क्या है, उसके बेसिस पे हम लोग ये यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक
एक और आता है टर्म ज्यादा यूज करोगे, गामा। गामा एक्चुअली है क्या, ये रेशियो है सीपी बाय सीवी का। ठीक है, गामा जो होता है, जब हम लोग सीपी और सीवी का जब रेशियो लेंगे किसी भी गैस के लिए, तो उसको हम लोग, और उस रेशियो को बोला जाता है गामा। गामा इज इक्वल टू सीपी बाय सीवी। ठीक है। और गामा को अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में पुट करो तो सीपी है F/2R, और सीवी है, सॉरी, सीपी F/2+1R। आर समझ रहे हो ना यहाँ पे क्या है, आर क्या है? हेलो। गैस कांस्टेंट। गैस गैस, कांस्टेंट। हाँ ठीक है, आर गैस कांस्टेंट है। तो गामा जब ये सीपी बाय सीवी का रेशियो लेके यहाँ पुट करोगे तो गामा भी आ जाएगा तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में। तो 1/2, 1+2/F होता है गामा। ठीक है, तो गामा एक्चुअली क्या है, सीपी बाय सीवी, उनका रेशियो है। सीपी बाय सीवी को हम लोग गामा बोलते हैं। ठीक है, तो बस इतना सा पार्ट है, ये ध्यान रखना है, इसको यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, जब आइडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन बताएंगे तो वहां पे ये सब भी यूज होगा। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक? लिख लिया हो? बोलो यस सर। जल्दी, फटाफट लिखो, नोट करो जल्दी। जो जो नहीं लिख रहे हो ना तुम लोग, आवाज आ रहा है ना सबको? यस सर। यस सर। हम्म, चलो जल्दी जल्दी इसको लिखो। हो गया? जल्दी बोलो। हेलो। हेलो। यस सर। लिख लियो यहाँ तक? यस सर। चलो, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन, ये तुम लोग बहुत बार सुने होंगे, सीपी एंड सीवी के बीच में रिलेशन क्या होता है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। पढ़े हो ये? रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी फॉर आइडियल गैस, ये रिलेशन तुम लोग को शायद स्कूल में भी डेरिवेशन के लिए पूछा जाता है बहुत जगह। सीपी माइनस सीवी के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो सीपी माइनस सीवी जो है ये इक्वल टू आर होता है। ठीक है, आइडियल गैस के लिए ये रिलेशन हमको देखना है कैसे आता है। तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फ्रॉम फर्स्ट लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ का क्या है, जल्दी बोलो। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है फर्स्ट लॉ का? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, है ना? हेलो। 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 यस सर। हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। अरे तुम लोग रेस्पॉन्ड करो यार। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, यही होता है ना फर्स्ट लॉ? यस सर।
देखो अब यहाँ पे हम लोग डेल्टा एच जो है वो हम लोग देख चुके हैं, डेल्टा एच का एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं। डेल्टा एच इज इक्वल टू दूसरे टर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, एनसीपी डेल्टा टी लिख सकते हैं। और डेल्टा यू का हम लोग दूसरे टर्म में एक्सप्रेशन क्या निकाल चुके हैं, सीपी और सीवी के टर्म में एनसीवी डेल्टा टी। है यहाँ तक कोई डाउट, बोलो। No, sir. और आइडियल गैस का जो इक्वेशन है हमारा पीवी इक्वल टू एन आर टी है। तो यहाँ पे देखोगे पीवी इक्वल टू एन आर टी में अगर यहाँ डेल्टा पीवी लिख दिए हम लोग, तो यहाँ पे देखो एन और आर तो कांस्टेंट है, हमारा नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेगा, आर कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन आर इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं। बताओ, Yes. एन आर इंटू, तो डेल्टा पीवी की जगह क्या आ गया, डेल्टा पीवी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। तो यहाँ पे देखो डेल्टा एच की जगह हम सब्सटीट्यूट करेंगे एन सी पी डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा यू की जगह हम सब्सटीट्यूट करेंगे एन सी वी डेल्टा टी, और डेल्टा पीवी की जगह क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, एन आर डेल्टा टी। यही होगा। Yes. अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ गया, एन डेल्टा टी कॉमन आ गया सब में। Yes, sir. इधर देखो ये इन दोनों में भी एन डेल्टा टी कॉमन आ गया, और इधर क्या बच गया, सीवी प्लस आर, यही बचेगा। Yes, sir. एन डेल्टा टी दोनों साइड काट दो, सीपी इज इक्वल टू क्या हो गया, सीवी प्लस आर। तो सीवी को इस साइड भेज दो तो ये रिलेशन आ गया ना हमारा, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। सीपी माइनस सीवी का जब भी डिफरेंस लोगे आइडियल गैस के लिए आर के बराबर आएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर, तो यही रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन ध्यान रखना है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। तो मान लो अगर तुमको सिर्फ सीपी का वैल्यू दिया है, सीवी नहीं दिया है, तो ये रिलेशन यूज करके हम लोग सीवी निकाल सकते हैं, या फिर अगर सीवी दिया है सीपी निकालना है तो ये रिलेशन यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू। ठीक है, तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैलिड ओनली फॉर आइडियल गैस के लिए वैलिड होता है। ठीक है, वैलिड ओनली फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैसेस के लिए वैलिड है। कोई दिक्कत यहाँ तक, No, sir. लिख लिए हो सब लोग, लिख लिए हो हाँ या नहीं। Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट हम लोग इसमें देख रहे हैं, नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन containing gaseous reactants and products, gaseous reactants and products। ठीक है, तो हम लोग एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में रिलेशन निकालेंगे, केमिकल रिएक्शन कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो कि गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को इन्वॉल्व कर रहा होगा। आर है, ये जा रहा है किसमें, प्रोडक्ट में, और ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों जो है हमारे गैसेस में है। ठीक है, गैसेस के लिए ही अप्लाई करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो जो नॉर्मली हम लोग किसी प्रोसेस के लिए रिलेशन देखे थे, ये क्या था, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी,
ये रिलेशन था इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में, बताओ। यस सर। तो यहाँ से हम लोग देखो पीवी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, एनआरटी पुट कर सकते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि मोस्टली जब इसको केमिकल रिएक्शन में हम लोग अब लोग अप्लाई करते हैं तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस देखोगे केमिकल रिएक्शन में मोस्टली सारे रिएक्शंस जो होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्योंकि मोस्टली जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं मैक्सिमम केसेस में देखोगे मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो होते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे होते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो मोस्टली जब इसको केमिकल रिएक्शन में हम लोग अप्लाई करेंगे तो वहां पे प्रेशर और टेम्परेचर जो है हमारा कांस्टेंट होगा। तो देखो यहाँ पे अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, आर का वैल्यू तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स यही दोनों तो वेरी करेगा, सिर्फ करेगा ना। अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, बताओ बोलो। यस सर। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, डेल्टा एच इज इक्वल टू ये हो गया डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी है, तो पीवी की जगह हम लोग पुट कर दिए एनआरटी, ठीक है। अब एनआरटी में देखो यहाँ पे एक्चुअली हमारा क्या है, एनआरटी में देखोगे डेल्टा यू प्लस आर तो कांस्टेंट है हमारा और टी भी कांस्टेंट है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जब भी अप्लाई करते हैं केमिकल रिएक्शन में तो मोस्टली सारे केमिकल रिएक्शंस मोस्ट ऑफ द केसेस में कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो यहाँ पे जब टेम्परेचर कांस्टेंट ले लोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा देख लो, सिर्फ यहाँ पे वैरी क्या करेगा, हमारा नंबर ऑफ मोल्स वैरी कर रहा होगा डेल्टा एन, तो नंबर ऑफ मोल्स जिसको कि डेल्टा एन जी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आर टी हो गया, आर टी हमारा कांस्टेंट है। तो ये रिलेशन हो गया, और ये डेल्टा एन जी एक्चुअली है क्या, डेल्टा एन जी हम लोग कैसे निकालेंगे, कितना चेंज इन मोल्स कितना हो रहा है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में चेंज इन मोल्स कितना हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली हम लोग ये जो केमिकल रिएक्शन अप्लाई कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन मोल्स हम लोग कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और ये गैसेस के लिए हम लोग गैसियस सब्सटेंस के लिए यूज करते हैं सिर्फ डेल्टा एन जी, ये पहले भी हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में भी देख चुके हैं, एनपी माइनस एनआर करते हैं। तो डेल्टा एन जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous product माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous reactant, ठीक है। तो यही रिलेशन हो गया हमारा, जब केमिकल रिएक्शन में हमको चेंज इन एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी को रिलेट करना है केमिकल रिएक्शन में, तो ये रिलेशन क्या आ जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। ये रिलेशन बस ध्यान रखना। तो यही हमारा ये रिएक्शन वैलिड है किसके लिए, केमिकल रिएक्शंस में जब हम लोग अप्लाई कर रहे होंगे। और यहाँ पे ध्यान देना कि इसमें डेल्टा एनजी जब भी कंसिडर करोगे सिर्फ और सिर्फ गैसेस के हम लोग मोल्स लेते हैं, सॉलिड का अगर दिया रहेगा तो उसको कंसिडर नहीं करना है, सॉलिड या लिक्विड होगा तो उसको कंसिडर नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन में फाइंड करना है, फाइंड डेल्टा एच ये ऐसे लिख लो, फाइंड इफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू और डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू और डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, ठीक है। ये हमको फाइंड आउट करना है, दो तीन केसेस देंगे हम। पहला केस दिया हुआ है N2 गैस प्लस 3H2 गैस और ये बनाता है 2NH3 गैस, ठीक है। तो इसमें रिलेशन निकालना है डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में क्या होगा। सेकंड MgCO3 सॉलिड, इसको जब हीट करेंगे हम लोग तो ये डिकम्पोज करेगा MgO सॉलिड प्लस CO2 गैस, इन दोनों में निकालना है रिलेशन क्या होगा।
डेल्टा एच बड़ा होगा या डेल्टा यू बड़ा होगा? चलो बताओ जल्दी। हेलो, आ रहे हैं, आ रहे हैं सर। कहाँ? कितना देर में आइएगा? आइए, जाना है मालूम है। आइए जल्दी से। हेलो, हेलो, यस हो सर। हो गया दोनों? सर पहले वाले केस में डेल्टा एन जी -2 आएगा, तो डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू होगा। पहले वाले केस में क्या आ गया? डेल्टा एच Greater than delta U. ग्रेटर देन डेल्टा यू कि लेस देन डेल्टा यू? अच्छे से कर लो यार तुम लोग, ये सब इतना बेसिक सब चीज भी नहीं कर पाओगे। डेल्टा एन जी क्या आया पहले वाले केस में? पॉजिटिव या -2 नेगेटिव? नेगेटिव। -2। तो यहां से देख लो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू -2 आर टी। कौन बड़ा होगा? डेल्टा एच बड़ा होगा या डेल्टा यू बड़ा होगा? बताओ तो। अगर ये एक्सप्रेशन तुमको दिया हुआ है, इन दोनों में पूछा गया कौन बड़ा होगा, Delta बताओ U. तो। तो इसमें क्या तुम लोग बोल रहे हो? फिर डेल्टा एच कैसे बड़ा हो गया था तुम लोगों का? साफ साफ दिख रहा है डेल्टा एच का किसके इक्वल है? डेल्टा यू में जब हम लोग, ये पॉजिटिव ही क्वांटिटी होगा ना हमारा, आर और टी, टेम्परेचर भी पॉजिटिव ही। तो इसमें जब ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब ये डेल्टा एच के बराबर हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ डेल्टा यू बड़ा होगा ना। समझ रहे हो बात? Yes, sir. तो ये डेल्टा यू ग्रेटर हो गया डेल्टा एच से। सेकंड केस में बताओ। इक्वल होगा, डेल्टा एच इक्वल्स डेल्टा यू, क्योंकि एन जी आ जाएगा इसका 1। अरे यार, सर सॉलिड है ना दोनों तरफ। तो इक्वल कहाँ से आ जा रहा है? सर डेल्टा एन जी 1 आएगा तो इक्वल ही ना होगा। रिलेशन देखे हो अच्छे से? आंख के सामने सारा चीज लिखा हुआ है फिर भी गलत बोल रहे हो। डेल्टा एन जी 1 है, डेल्टा एन जी 1 ही है ना? यस सर। तो रिलेशन में पुट करोगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस क्या हो जाएगा? आर टी। तो यहाँ पे डेल्टा एच और डेल्टा यू इक्वल है। No, sir. अब ये क्या कौन बड़ा होगा इसमें बताओ? डेल्टा एच बड़ा होगा या डेल्टा यू बड़ा होगा इन दोनों में? Delta H. तो इस केस में डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू। कहाँ से तुमको, किस एंगल से ये दोनों इक्वल दिख रहा है?
कौन बोल रहा था इक्वल? बताओ कैसे इक्वल दिख रहा है? नहीं सर, वो पावर के वजह से थोड़ा ये कर दिया। एक्सप्रेशन सिंपल सा चीज है यार, ये सब में कंफ्यूज मत हुआ करो। पावर में थोड़ी ना है वहां पे। ठीक है, समझ में आ गया ये सबको? ये तो आसान सा चीज है। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं नेक्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई फॉर द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस इन किलो जूल। ठीक है, किलो जूल में निकालना है तुमको। और ये रिएक्शन दिया हुआ है C6H6 लिक्विड प्लस बना लिए। सर ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट, चलो देखते हैं किसका किसका ऑप्शन 1 आया। अरे यार, बन गया सबका? यस सर। ऑप्शन 1 आ रहा है सबका? यस सर। ऋषि होस्ट शिफ्ट कर दो जल्दी।
देखो डेल्टा एन जी कितना आया इस केस में, डेल्टा एन जी -3 कितना है -3, 12 -15 करोगे तो -3 हो गया। तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई दैट इज इक्वल टू -3 आर टी, यही हो जाएगा ना। आर का वैल्यू कितना होता है 8.314 जूल, जूल होता है ना, जूल पर मोल केल्विन। यस सर। ठीक है, तो जूल पर मोल केल्विन यूनिट नहीं लिखना है यहाँ पे। और टेम्परेचर कितना पुट करोगे, 25 डिग्री है तो कितना केल्विन हुआ 298। 298 केल्विन। अब ये जूल में तुम्हारा निकलेगा आंसर, लेकिन आंसर किलो जूल में पूछा गया है, तो इसको किससे डिवाइड कर दोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे तभी तो किलो जूल में आएगा। यस Yes, सर। sir. तो कितना आ रहा है 8.314 इंटू 3 इंटू 298 डिवाइडेड बाय 1000, तो अप्रोक्सीमेटली किसका इक्वल हो जाएगा 7.4, तो -7.4 किलो जूल। तो यही हो गया आंसर फर्स्ट वाला। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। चलो इसमें देखोगे ऐसे भी पूछा जाता है, डेल्टा एच को हम लोग देख चुके हैं कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर भी लिख सकते हैं क्यूपी, और डेल्टा यू को हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी लिख सकते हैं क्यूवी। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना ऐसा। ये हो गया क्यूपी, मतलब क्या हुआ, हीट कंटेन्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये क्या हो गया, हीट कंटेन्ड एट कांस्टेंट, क्या हो जाएगा ये, वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये रिलेशन है हमारा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, तो इसके जगह पे देखोगे ऐसे भी लिखा हुआ रह सकता है, डेल्टा एच की जगह क्यूपी इज इक्वल टू ये क्यूवी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, समझ रहे हो ना बात? तो ऐसे भी लिखा रह सकता है, जैसे एक क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा तुमको, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन QP heat at constant pressure and QV for, दिख रहा है सबको? हेलो, यस सर। जल्दी Yes, sir. फटाफट निकालो तो, क्योंकि ऑफ हो जाएगा, ये लाइट नहीं है। ठीक है, तो बताओ ये क्या आएगा। देखो ऑप्शन दे रहे हैं -3/2 -3 RT, ऑप्शन बी -2 RT। सॉल्व नहीं करना है, RT का टर्म नहीं बताना है। C +2 RT एंड ऑप्शन डी +3 RT। तो क्यूपी और क्यूबी के टर्म में है तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्यूपी हम लोग डेल्टा एच के लिए यूज, सर -3 RT। हाँ ये -3 RT। डेल्टा एन जी निकाल लोगे डायरेक्ट, डेल्टा एन जी क्या है 3 माइनस कितना हो जाएगा ये 5 और +1, ये भी गैस में है ना, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में तो सिर्फ एक ही गैस है तो 3 है, और इधर क्या हो गया 5 + 1 6, तो 3 - 6, डेल्टा एन जी का वैल्यू हो गया -3। तो यहाँ पे क्यूपी माइनस क्यूबी इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, तो ये डेल्टा एन जी आर टी -3 RT के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? देख लो एक बार अच्छे से। हेलो, यस सर। कोई डाउट है किसी को? नो सर। तो इस फॉर्म में भी तुमसे पूछा जा सकता है, डेल्टा एच और डेल्टा यू के फॉर्म में तो रहेगा ही, लेकिन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये क्यूपी इज इक्वल टू ये क्या है डेल्टा एच है, या फिर इसको हम लोग एनसीपी डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, और क्यूवी क्या है ये डेल्टा यू के इक्वल है, जिसको हम लोग एनसीवी डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये उससे कंफ्यूज मत होना।
ये ऑलरेडी हम लोग ऊपर देख चुके हैं, ठीक है, देख लो, समझ में आ गया ना सबको? हेलो, यस सर। चलो चलो फिर तो इतना ही रखते हैं आज, क्योंकि ऑफ हो जाएगा ये कब पता नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? देख लो, आज अगर कुछ डाउट है पूछना है तो पूछो, आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि एंथैल्पी वाला पार्ट खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंट्रोपी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंट्रोपी हो गया और गिब्स फ्री एनर्जी, ये 2 टर्म बच गया है। उसके बाद हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी ये दोनों कवर कर चुके हैं, और 2 टर्म बचा हुआ है इसमें, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये टोटल 4 टर्म मेन होता है थर्मोडायनेमिक्स में। उसके बाद हम लोग फिर थर्मोकेमिस्ट्री में, ठीक है।